देशरत्न राजेंद्र बाबू, मौलाना मजहरुल हक, बड़े पाए के शायर जमील मजहरी और इस तरह के ना जानी दारोगा प्रसाद राय तो यहाँ रहे हैं, दारोगा राय जी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट बिहार, जो मुख्यमंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ऐसी कई विभूतियों की यह धरती, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि, वहाँ इस रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर एक छोटे लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी बिहार के बड़े शिक्षाविद, आपके जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में हिंदी विभाग के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष रहे, मेरे अभिभावक व सबसे बड़े हितचिंतकों में से एक आदरणीय वीरेंद्र नारायण बाबू, राजनीति विज्ञान में बहुत ही ठोस और मौलिक काम करने वाले, अपने तई कई संभावना से भरे छात्रों को तराशने वाले मेरे अभिभावक प्रोफेसर लाल बाबू जी, मेरे आत्मीय मित्र भाई दिनेश पाल जी, जो राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथी और यहाँ पर अध्यापक और आप सभी, अमित रंजन जी, और आप सभी तरुण और नौजवान दोस्तों, हम लोग युद्ध में शहीद हुए अपने पराक्रमी पुरखों को आज याद कर रहे हैं, भावांजलि दे रहे हैं। युद्ध की नौबत आती ही क्यों है और पूरी की पूरी मानव सभ्यता में समता के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए समय समय पर जद्दोजहद होती रही। दिनकर कहते थे, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। धोखा देने से ज्यादा बेहतर होता है धोखा खा जाना। धोखा खा जाने वाला निष्कलुष होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है। वह किसी पर भरोसा करता है और उसको आघात मिलता है। 62 का युद्ध कुछ इसी तरह की पृष्ठभूमि में हुआ। हम अनजान थे, बेखबर थे। उसके पहले पंचशील का सिद्धांत और बांडुंग सम्मेलन, सब कुछ देखा इस देश ने। टीटो और तमाम लोग, गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने वाला हमारा मुल्क आज़ादी के बाद से, हम किसी खेमे में जाकर नहीं लुढ़के, लेकिन हम पर यह आक्रमण हुआ। और उसके पहले भी भारतवर्ष में एक लंबा वक्फा जो है, वह इस बात की तर्जुमानी करता है कि इस देश के बड़े हिस्से को लड़ने के काबिल ही नहीं समझा गया। इस देश की 1/4 आबादी को हमने छूने तक का काम नहीं किया, उनको अछूत बना के रखा। और हमने लगभग सारे युद्ध हारे, आक्रमण झेले इस देश के मानस पर, इस समाज पर, यहाँ की संस्कृति पर। बहुत सारी पांडुलिपियां शत विशत कर दी गई। आक्रांताओं के हवाले मंदिर मस्जिद में हम उलझे रहे। ईश्वर हमारी रक्षा करेगा और सोमनाथ पर तो आक्रमण हो ही नहीं सकता। इस तरह के दकियादूसी ख्यालात और पोंगा पंथ ने हमारा बेड़ा गर्क किया। लेकिन जब यह देश आज़ाद हो गया, हमारे सेनानियों ने, उनमें अली बिरादरान का नाम भी बड़े ही
अदब के साथ लिया जाता है, जिनमें एक भाई ने कहा कि जब तक आज़ादी का परवाना लेकर हम नहीं जाएंगे, हमारा जिंदा शरीर हमारे आवाई वतन नहीं पहुंचेगा। और वहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रितानी धरती पर उन्होंने आखिरी सांस दी, उनकी बात सुन ली गई। यूसुफ मेहर अली भारत छोड़ो की बात करने वाले, कई स्लोगन देने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो मुश्तरका तहजीब के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जो बहादुर शाह जफर की संतान कहे जाने लायक हैं। इस देश की जो अस्मिता है, इस देश की जो खुददारी है, यहाँ का जो आत्मसम्मान है, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी। एक बड़े चिंतक हुए आरजी गरसोल, उनका एक बहुत ही प्रोफेटिक सेंटेंस है कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता सतत सजगता और सतर्कता की मांग करती है। आप डेमोक्रेसी को, लिबर्टी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमेशा हिफाजत से उसको रखने की ज़रूरत है। और कई बार घर को घर से ही खतरा होता है, उसको भी, उस पर भी नज़र पैनी रखनी पड़ती है, दीवार के अंदर उसको सेफ गार्ड करना पड़ता है। तो बहरहाल यह जो युद्ध हुआ उसमें बहुत तफसील से सर ने आपको बताया, उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, जिन हालात में वो युद्ध हुए और जिसमें हमारे पुरखे शहीद हुए। वह एक दस्तावेज़ है, जीता जागता हमारे सामने उनके शौर्य का। लेकिन आज की स्थिति में, परिस्थिति में हम अगर उसको देखें तो हम सब लोग प्रकृति के लिहाज से, अपने मिजाज के लिहाज से आक्रामक लोग नहीं हैं। भारत मूलतः एक आक्रामक देश नहीं है और इसलिए वह युद्ध की बात नहीं कर सकता और किया भी नहीं कभी। आत्मरक्षार्थ जब कभी कुछ इस तरह की नौबत आई तो उसका डटकर मुकाबला किया। कोई भी भला आदमी, कोई भी संवेदनशील आदमी युद्ध का हामी नहीं हो सकता। और हम लोग जिस धड़े के लोग, और यहाँ बैठे हैं वीरेंद्र बाबू, सब लोग, हम लोग चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे। डॉक्टर लोहिया तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी न रहे इसकी पैरोकारी करते थे। राष्ट्रपिता गांधी एज ए वर्ल्ड सिटीजन, एक लेख हम लोग पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी की जो किताब थी इंग्लिश लिटरेचर की, कि विश्व नागरिक के रूप में हमारा युगबोध विकसित हो, वैश्विक दृष्टि हम डेवलप कर सकें, सबके साथ हमारे संबंध बिरादराना रहें, हमसाया मुल्कों के साथ कोई तनातनी की नौबत ना आए, लूटे न कोई लूटे, छिले किसी का नाब दाना। इस दर्शन के साथ हम आगे बढ़ें। जमाना तुझको पुकारता है, लगा दो बढ़ के वो ताजियाना, वो देखो पूरब से आ रहा है नए बरस का नया सफेरा, सुनहली किरणों की रोशनी में बदल रहा है घना अंधेरा। तो ये जो आशावाद का एक दर्शन है, उसके तहत हम देश और समाज को गढ़ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अमन चैन की बात करें। और चिनवा अचेबे एक बड़े पोइट हुए, नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने कहा कि जब तक हिरने अपना इतिहास लिखना नहीं शुरू करें, तब तक शिकारियों की शौर्य गाथाएँ लिखी जाती रहेंगी। जब तक भेड़ अपनी हिस्ट्री को नहीं राइट करेंगे तो भेड़ियों के पक्ष में स्तुति गान होता रहेगा। तो इसलिए जो लोग हमारे समाज मतलब जो दबे कुचले समाज हैं, वो कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं, जाति को तोड़कर जमात की ओर जो बढ़ने की एक मुहिम शुरू हुई। 3743 जातियाँ, जिसमें हिंदू ही नहीं, जिसमें पसमानदा मुस्लिम की कई जातियाँ, वो सारे लोग जिनको वंचित किया जाता रहा है सांस्कृतिक मोर्चे पर, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक मामलों में,
उनकी कोई राय नहीं ली जाती। आज दुर्भाग्य है कि हमारे लोग, हमारे नेता बजट पर प्रतिक्रिया देते हैं। हम इस देश का बजट बनाने लायक नहीं हुए आज तक। चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसान की एक आंख खेत की मेड़ पर और दूसरी आंख लाल किले पर होनी चाहिए, दिल्ली पर होनी चाहिए। जिस दिन हम लोग यह तय करने लगेंगे उस दिन हमारे लोग युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे। युद्ध में बहरहाल हमारे लोग मारे जाते हैं, किसान कौम के लोग, पशुपालक लोग। और मिथकों में नहीं भरोसा रखते हुए भी अगर हम उन साहित्यों को देखें तो यह अद्भुत देश है जहां कृषि और पशुपालन पर ग्राम्य अर्थव्यवस्था आरंभ से आधारित रही है। और एक मिसाल है कि जो राजपाट चलाते थे, राजा खुद हल चलाया करते, किसानी के काम में बलराम लगे हुए थे। राज परिवार का आदमी कृष्ण इतना बड़ा नीति नियंता, वह खुद गाय चरा रहा होता है, पशुपालन के काम में लगा हुआ। यीशु को देख लीजिए, हजरत को देख लीजिए, कहीं कोई बकरी चरा रहा है, कहीं कोई भेड़ चरा रहा है। तो दुनिया को बदला है इसी कौम ने, पशुपालक ने या किसान ने। और हमारे लोग सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो, चाइना के बॉर्डर पर, कहीं भी। तो इसलिए हम लोग युद्धोन्माद की प्रवृत्ति को अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम सबसे ज्यादा स्वाभिमानी कौम भी। जब देश पर खतरा मंडराता है तो हमें लगता है कि यह ठीक नहीं हो रहा है मुल्क के साथ, उसका हम मुकाबला करें, उसको प्रोटेस्ट करें। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं डिगा नहीं, मैं बिका नहीं, कभी छुप छुपा के मिला नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। महाज मोर्चा, सफ, कतार, हम उन्हीं कतारों में दिखेंगे जो डटा हुआ है महाज पर, मोर्चे पर। हम पीठ दिखलाकर निकल जाने वाले कौम के लोग नहीं। और इसीलिए आज रेज़ांगला शौर्य दिवस पर हम उन शहीदों को बहुत नमन करते हैं। और हमारी आकांक्षा है कि अपने पुरखों की जो हम संतति हैं, वो सब लोग हर क्षेत्र में इस देश को बनाने के काम में लगे। आखिरकार वो नेशन बिल्डर थे। और राष्ट्र निर्माण का काम कई स्तर पर हो सकता है। वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग का रास्ता खुलता है। आपका जो यह छात्रावास है, यह और निखरे। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी कबीर मठ पर रहकर पढ़ाई करते थे। 50 से ज़्यादा साधुओं का जेठ की तपती दोपहरी में भी खाना बनाते थे। 4 लड़के मिलकर रोटी बेलते थे। कई बार वहाँ से छोड़ देने का मन करता था उनका, लेकिन वहीं रह के अभाव में। प्रेमचंद ने कहा कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विश्वविद्यालय आज तक दुनिया में नहीं खुला। तो इसलिए आप लोग यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरह से देश निर्माण के काम में आप लगे हुए। आपका पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन परिस्थितियों से निकल कर आप देश दुनिया में कदम रखेंगे, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसको मिलेगा। परशुराम की प्रतीक्षा एक कविता संग्रह दिनकर की प्रकाशित हुई। और यह युद्ध जो हुआ था उससे आक्रोशित होकर, जबकि नेहरू के बड़े मुरीद थे वो, और नेहरू कोई छोटे आदमी नहीं थे, बड़े स्टेचर के लीडर थे, स्टेट्समैन कहे जा सकते हैं। अ पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन बट ए स्टेट्समैन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी की चिंता थी। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, टेम्पर की बात करते थे। और उसी तरह से इस देश को बनाना चाहते थे, जहाँ सबको लगे कि यह उसी का मुल्क है। उसमें दिनकर ने लिखा कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है। मुझे याद आता है एक भाषण श्री चंद्रशेखर पार्लियामेंट में कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, आडवाणी जी गृह मंत्री हैं। और इसी तरह इससे कहीं ज़्यादा सब लोग कि युद्ध में चले जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को सबक दिखा देना, वगैरह वगैरह।
और तब जो श्री चंद्रशेखर ने कहा वह आपके बीच में रखता हूँ और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि कोई राष्ट्र जो अतीत पर रोता रहेगा वो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। जज्बात को उभार कर वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। यह एजेंडा केवल आपके विश्वासघात का दस्तावेज है। मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री थोड़ा कम बोला करें तो देश के लिए अच्छा रहेगा। देश चलाना, दूसरे देशों से संबंध रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वीरता बहुत अच्छी होती है बोलने में, युद्ध बहुत बुरा होता है झेलने में, भोगने में। लड़ाई खतरनाक खेल है और उस खेल से आप देश का नुकसान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव तो ये है कि अगर इन सदस्यों को सद्बुद्धि दे सकें कि संसद में किस तरह आचरण किया जाता है। अध्यक्ष जी, ये हमसे लड़ लें, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आप पाकिस्तान से लड़ने की बात न करें। मैं ये कहता रहूँगा, फिर मैं आपसे कहूँगा कि युद्ध खतरनाक होता है, लड़ाई में आप अकेले पड़ जाएंगे, लड़ाई से देश का नुकसान होता है, पाकिस्तान का नुकसान होगा। अध्यक्ष जी, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं उन्हें आप भेज दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम तो इसी संसद में हैं और यहीं का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। वहाँ कर्तव्य पालन के लिए हमारे सेना, आर्मी, फौज के लोग हैं। ये निर्णय वही करेंगे कि कब लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से लड़नी चाहिए। वो सलाह प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को दे देंगे। अगर उनकी सलाह हो कि लड़ लेना ही ज़रूरी है तो लड़ लीजिए, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उस समय भी मैं इसका विरोध करता रहूँगा, अकेले भी रहूँगा तो विरोध करता रहूँगा। मैं लड़ाई के खिलाफ हूँ और लड़ाई के विरोध में मैं अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ। मैंने अकेले भी एटम बम बनाने का विरोध किया, आगे भी करूँगा, क्योंकि एटम बम रक्षा का हथियार नहीं है, वो आक्रमण का हथियार है। रक्षा उससे नहीं होती, उससे आक्रमण होता है, और भारत एक आक्रामक देश नहीं है। भारत को आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए। मैंने उग्रवाद को भी देखा है थोड़े दिनों तक और जानता हूं कि उग्रवाद से कैसे निपटा जाता है। ये भाषण वीरों से उग्रवाद नहीं रुकता है। उग्रवाद रुकता है कठोर निर्णय से, उग्रवाद रुकता है संकल्प शक्ति से। अनिर्णय की सरकार उग्रवाद को नहीं रोक सकती। जो सरकार फैसले नहीं ले सकती वो उग्रवाद नहीं रोक सकती। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले उग्रवाद को नहीं रोक सकते। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि उग्रवाद बुरा है। उग्रवाद को जब धर्म का सहारा मिल जाता है तो अत्यंत भयंकर हो जाता है। अगर एक तरफ से उग्रवाद धर्म के आधार पर चल रहा है तो उसी तरह का उग्रवाद धर्म के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति इस देश में पैदा नहीं होनी चाहिए। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुपचाप सुन रहे हैं ताकि ये लोग अपने भाषण को पूरा कर सकें। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो इसका विरोध होगा। मैं जानता हूं कि उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो इतिहास के प्रति अंधे हैं, जो भविष्य के बारे में अनजान हैं, जिनकी समझ नहीं है। मैं उन लोगों के बीच बोल रहा हूं जिनको भारत के भविष्य के बारे में न चिंता है, न भारत के अतीत के बारे में जानते हैं, जिन्होंने संसदीय परंपरा को नहीं समझा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के लोगों ने उग्रवाद पैदा किया हमारे पड़ोस के देश में, और इसी तरह का उग्रवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। उग्रवाद से उग्रवाद नहीं बंद होता। उग्रवाद शांति की बातों से बंद होता है। उग्रवाद बंद होता है समझाने से, उग्रवाद बंद होता है समझदारी से। और इसलिए अभी हमारे मित्र अटल जी के शांति के प्रस्तावों का बड़ा समर्थन कर रहे थे। अब शांति शब्द से ही इन बेचारों को पीड़ा हो रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए नहीं बोलना चाहता था, बोलने के खिलाफ था, चुपचाप सुन रहा था। आपने बड़ी कृपा पूर्वक मुझे बोलने के लिए कहा। इन सद्बुद्धि वालों से भगवान मेरी रक्षा करें, बस यही मुझे कहना है। और इन बातों से चंद्रशेखर जी के बड़ा मुतासिर हुआ जब मैं इनको सुना, क्योंकि यही बातें हम जैसे नौजवान सोचते हैं कि आखिरकार युद्ध किसी सूरत में इस देश के भले के लिए नहीं हो सकता। मजबूरी में हम युद्ध का जवाब देते हैं हमले झेलने के बाद। यही चाइना वॉर के समय भी हुआ। दुनिया के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें एक कैटेगरी ही है वॉर पोएट्स का। वो कवि भी थे और युद्ध में भी शामिल हुए थे। वर्ल्ड वॉर में उसमें ओवेन थे, ससून थे, रूपर्ट ब्रूक थे, बहुत सारे लोग। और तब एक कविता हमारे बीए ऑनर्स में हम लोग पढ़ते थे, फ्यूटिलिटी। उसमें फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, युद्ध की एक तरह से व्यर्थता, उसकी निरर्थकता के बारे में वो बोल रहा है। दुनिया तबाह। आज भी जापान में आप जाकर देख लीजिए हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को। तो इसलिए आज हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और इस देश के अंदर
पड़ोसी मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर शांति कायम रहे, इस बात की हम कामना भी करते हैं। अब के ऐसा भी शजर एक लगाया जाए, अब के ऐसा भी शजर एक लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। बहुत शुक्रिया।